हेलो दोस्तों, आज है हमारा रिवीजन सेशन नंबर 5 जिसमें हम बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ। अभी तक जो हमने रिवीजन किया था, अर्थात जो 4 दिनों में हमने जिन टॉपिकों की बात करी थी वह क्या थी? स्पेस के बारे में थी, कॉस्मोलॉजी के बारे में थी। उसमें हम बात कर रहे थे कि आखिर कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ, तारे क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। या हमने बात की थी सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। और साथ ही साथ हमने बात की थी क्षुद्र ग्रह पेटी की। हमने बात की थी कि जो खगोलीय इकाई होती हैं वे कौन कौन सी होती हैं। हमने इन सभी बातों की बात की थी। लेकिन आज से हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ की, अर्थात अब हम अर्थ के बारे में जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को और चलिए बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे पृथ्वी की। अर्थ हम बात करते हैं अर्थ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अर्थ है हमारी पृथ्वी, उसके बारे में प्राचीन समय में बहुत ही भ्रांतियाँ थीं। इसके आकार को लेकर प्राचीन समय में जो लोग थे वह बहुत सारी बातें करते थे कि जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है। तो वो लोग क्या समझते थे? वो लोग समझते थे कि पृथ्वी है वह क्या है, सपाट है, अर्थात एक फ्लैट डिस्क के रूप में है। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है वह कुछ इस प्रकार है, जो प्राचीन विचार थे जिन्हें हम प्राचीन अवैज्ञानिक विचार भी कह सकते हैं, कि क्योंकि लोग अपने क्षेत्र से बहुत अधिक तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था, कोई यंत्र नहीं थे। तो उस समय क्या होता था कि पृथ्वी के बारे में अनुमान लगाया जाता था कि पृथ्वी कैसी है। तो उस समय अनुमान लगाया गया, उस समय कहा गया लोगों के द्वारा कि जो पृथ्वी है वह फ्लैट डिस्क के रूप में अर्थात सपाट है। यदि हम पृथ्वी में सीधा चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम सीधा नीचे पाताल की ओर चले जाएंगे। ऐसा पहले की मान्यता थी, क्योंकि उस समय ना तो कोई इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हुई थी, ना ही हमारे पास इतने यंत्र थे, और ना ही उस समय नेवल शिप्स जो जहाज़ होते हैं कि समुद्र से जाके देख लिया जाए कि वहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो एक तो कारण ये था। दूसरा कारण क्या था? धार्मिक भावना से जुड़ा होना, क्योंकि जो यूरोपीय देशों में क्या होता था, वहाँ पर धार्मिक भावना या कहीं भी धार्मिक भावना थी कि यदि कोई भी इस समुद्र को पार करेगा तो वहाँ पर उसके बाद क्या है, नरक है। तो ऐसी मान्यता थी कि यदि इस समुद्र को पार करके कोई जाएगा तो वह सीधे नरक में जाएगा। तो इन सभी मान्यताओं के कारण कोई साहस भी नहीं करता था कि उस समुद्र के पार किया जाए। तो इन सब भ्रांतियों के कारण क्या है, पृथ्वी कई लंबे समय तक लोगों का यही मानना रहा कि पृथ्वी क्या है, एक फ्लैट डिस्क है। ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की जो समझ का विकास हुआ, और कुछ लोग जिन्होंने समुद्र का भ्रमण किया और देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर लोगों ने समझा कि पृथ्वी का जो आकार है वह फ्लैट डिस्क नहीं है। फिर इस भ्रांति को क्या है, यह भ्रांति खारिज हो गई कि जो पृथ्वी है वह फ्लैट डिस्क है। अब बात की जाने लगी कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार, मतलब स्फेरिकल है, स्फेरिकल गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार। जब कुछ समय बाद लोग कुछ जानने वाले हुए, समझ उनकी विकसित हुई, वह क्या करने लगे, भ्रमण करने लगे समुद्र। कुछ लोग समुद्र के पार भी गए, जो कि पहले धार्मिक भ्रांति थी या धार्मिक भावना थी कि समुद्र के पार जाएंगे तो नरक होगा, वहाँ पर आप गिर जाएंगे, ये सब होगा। तो उन सब भ्रांति को तोड़ते हुए कुछ लोग समुद्र के पार किए उन्होंने, और देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। और देखा
कि हम जिस बिंदु पर से गए थे और जब हमने पूरी दुनिया के चक्कर लगाए तो हम उसी बिंदु पर पहुँचे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि जो हमारी पृथ्वी है वह कैसी गोलाकार है, मतलब ऐसा कहा जाने लगा कि गोलाकार है। ठीक, तो स्फेरिकल गोलाकार कहा जा रहा है। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान की ओर जब हम आते हैं, आधुनिक विचार जो कि किस पर आधारित थे? जो कि आधारित थे कि जब हम कहाँ स्पेस तक पहुंच चुके थे, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है तो हम पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं देख सकते। पृथ्वी को हमें पूरी तरह से देखने के लिए क्या करना होगा? पृथ्वी से बाहर जाकर या दूसरे ग्रह से हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी का हमें एक्चुअल शेप पता चले। तो यह तभी संभव हो सकता है जब नई तकनीकी, नए प्रौद्योगिकी उत्पन्न हो जाए, तो जिसके माध्यम से हम पृथ्वी से बाहर प्रक्षेपण यान के माध्यम से दूसरे ग्रह या वायुमंडल के अंतरिक्ष में जाकर देख सकें कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो जब तक आधुनिक विचार अर्थात जब तक ऐसे यंत्रों का विकास नहीं हो गया कि हम पृथ्वी से बाहर जाकर पृथ्वी को देखें, तब तक यही मानता रही कि पृथ्वी कैसी स्फेरिकल है। लेकिन जब पृथ्वी को स्पेस से अर्थात अंतरिक्ष से देखा गया तो उसे क्या कहा जाने लगा? उसे ओवलेट स्फेरॉइड, उसे क्या कहा जाने लगा? उसे क्या कहा जाने लगा? ओवलेट स्फेरॉइड। उसे क्या कहने लगा? ओवलेट स्फेरॉइड। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि ओवलेट स्फेरॉइड, पहले हम बात करते हैं ओवलेट स्फेरॉइड क्या है। ओवलेट स्फेरॉइड जो क्या है, ध्रुवों पर तो क्या है, चपटा है, लेकिन विषुवत रेखा पर यानी मोटाई थोड़ी इसकी ज़्यादा है। ध्रुवों पर चपटा है और इसकी जो मोटाई है वह थोड़ी ज़्यादा है। इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? ओवलेट स्फेरॉइड कहते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने स्पेस अर्थात अंतरिक्ष से जाकर देखा तो हमें पृथ्वी कुछ इस प्रकार की दिखाई दी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? पृथ्वी का आकार क्या है? ओवलेट स्फेरॉइड है। ठीक, ओवलेट स्फेरॉइड क्यों उन्होंने इसको सिद्ध किया, वह कैसे किया? उन्होंने कहा कि पृथ्वी ओवलेट स्फेरॉइड आकार की इसलिए है क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, मतलब जब पृथ्वी बन रही थी, पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो क्या हो रहा था? वह घूर्णन भी कर रही थी, साथ साथ पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था? बहुत प्राचीन समय में 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी बहुत गर्म थी, आग रक्त तप्त, मतलब लाल रक्त के समान क्या थी, मतलब पूरे उसमें लावा ही लावा था, पूरी बहुत ही गर्म थी, रक्त तप्त थी। तो उस समय क्या हो, पिघली हुई पृथ्वी, उसमें जो भी पदार्थ थे वह पिघले हुए थे। तो वह पिघली हुई थी तो जब आपको पता है घूमते हुए और पिघली चीज़ है, तो जब कोई वस्तु घूमती है तो उस पर क्या बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल लगता है अर्थात उसकी मोटाई घूमने लगती है। अपकेंद्रीय बल जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जब पृथ्वी बन रही थी, मतलब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो चूंकि वह रक्त तप्त थी और पिघली अवस्था में थी, तो उस समय घूर्णन के कारण उसकी जो अपकेंद्रीय बल के कारण उसकी जो विषुवतीय क्षेत्र है वह चौड़ा हो गया और ध्रुवीय क्षेत्र क्या हो गया? चपटा हो गया। तो इसका जो उन्होंने रीज़न दिया कि इसका ओवलेट स्फेरॉइड क्यों है इसका आकार, तो उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी के निर्माण के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अपकेंद्रीय बल। ठीक, तो हमने यहाँ तक की कहानी समझी कि सबसे पहले जो प्राचीन लोगों की मान्यता थी वह थी कि पृथ्वी क्या है? फ्लैट डिस्क के समान है। फिर जब थोड़ी समझ विकसित हुई और लोगों ने धार्मिक मान्यताओं से ऊपर जाकर उनकी भ्रांति को तोड़कर भ्रमण किया, तो पता चला, उन्होंने समझा कि पृथ्वी क्या है?
स्पेरिकल है अर्थात गोलाकार है। फिर जब आधुनिक विचार जब स्पेस से जाकर पृथ्वी को देखा गया तो माना गया तो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। लेकिन अब वैज्ञानिकों में जो एक सामान्य समाज है, सभी का एक ही मत है कि पृथ्वी का एक क्या है, विशेष आकार है। पृथ्वी का कोई एक, पृथ्वी का आकार एक विशेष है, मतलब पृथ्वी अपने आप में विशेष आकार की है, जिसे हम क्या कहते हैं, जियोइड, जियोइड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूभाग। अर्थात अब वैज्ञानिकों ने यह एक सामान्य साझा समझ बना ली है कि पृथ्वी का कोई एक मतलब अलग ही आकार है। पृथ्वी अपने एक विशेष आकार ग्रहण कर रखी है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूभाग, जियोइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो पृथ्वी का जो आकार के बारे में जो भ्रांतियाँ थी, हमने शुरुआत से प्राचीन काल से लेकर जो आधुनिक काल तक जो नाम निश्चित कर दिया गया है, यानी उसके आकार को निश्चित कर दिया है, उसकी हम बात की। तो अब जो सामान्य समझ क्या है कि पृथ्वी का आकार अपने आप में विशेष है, जिसे हम क्या कहते हैं, जियोइड, हिंदी में इसे कहते हैं भू-आब। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमने पृथ्वी के आकार एवं आकृति के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे पृथ्वी का घूर्णन की, पृथ्वी के घूर्णन की। ठीक, पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन गति, जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम घूर्णन की परिभाषा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड का अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। किसी भी खगोलीय पिंड का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम ये घूर्णन गति की क्या है, सामान्य परिभाषा। अब इसको हम पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होता है, उसे हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमे तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। अब जो घूर्णन गति के प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ रोटेशन, अर्थात जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उस घूर्णन का प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ता है, उसकी हम बात करते हैं। उसमें कुछ 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले दिन व रात का होना, दिन व रात का होना। जो हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है वह किसके कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक, दूसरा समीर का चलना, समीर का चलना। तीसरी बात करें तो कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल हम आगे पढ़ेंगे, जब हम चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे तो हम कोरियोलिस बल के बारे में बात करेंगे। कोरियोलिस बल का बनना, और एक और पॉइंट था, ज्वार भाटा उत्पन्न होता, ज्वार भाटा उत्पन्न होना। ज्वार भाटा क्या होते हैं, ज्वार भाटा जो होते हैं समुद्रों में जो लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक, ठीक, तो ये क्या थे, घूर्णन गति के पृथ्वी पर होने वाले प्रभाव हैं। यानी पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उससे क्या होता है, उसका प्रभाव यह पड़ता है। अब वह कर लेते हैं, पृथ्वी का जो घूर्णन है वह कैसे करती है, वह पश्चिम से पूरब की ओर करती है, वह पश्चिम से पूरब की ओर करती है। इसलिए जो हमारे पृथ्वी पर है सूर्योदय, पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वह कैसा होता है, पूरब में होता है, पूरब में होता है। ठीक, पृथ्वी में जो सूर्योदय होता है वह पूरब में होता है, क्योंकि जो घूर्णन है वह वेस्ट टू ईस्ट होता है, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर होता है। जबकि हमने कल जब हम ग्रहों की बारे में बात करते तो शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह थे जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते थे, मतलब घूर्णन करते थे। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, जो सूर्योदय होता था, सूर्योदय होता है वह कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। ठीक, अब एक और बात कर लेते हैं, जो
पृथ्वी है वह अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये क्या है, पृथ्वी का कक्ष है। वैसे पृथ्वी की वास्तविक अक्ष यह होनी चाहिए थी, क्योंकि यह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसकी जो वास्तविक अक्ष है वह क्या है, ये मतलब वास्तविक अक्ष तो यही होनी चाहिए, लेकिन अब चूँकि झुकी हुई थी तो ये इसकी बात में कहते हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षीय झुकाव कहते हैं, अक्षीय झुकाव। और जो कक्ष से मतलब कक्ष से झुकाव है, ये तो अक्ष से झुकाव हो गया। अब चूंकि ये कक्षा है तो कक्षीय झुकाव कितना है, कक्षीय झुकाव है 66.5 डिग्री, तो इसे हम क्या कहते हैं, कक्षीय झुकाव। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अक्षीय झुकाव और कक्षीय। जो कक्षा से झुका हुआ है, कक्षा ये है, तो कक्षा से झुकाव कितना है 66.5 डिग्री, और अक्ष वैसे वास्तविक ये होने चाहिए थे, लेकिन चूँकि पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्टेड है तो ये अक्ष है, तो वास्तविक अक्ष से जो झुकाव है उसे हम अक्षीय झुकाव कहते हैं। ठीक, तो ये घूर्णन गति थी। अब हम बात कर लेते हैं परिक्रमण। परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की परिभाषा समझते हैं। तो सूर्य के चारों ओर किसी खगोलीय पिंड द्वारा सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना। खगोलीय पिंड द्वारा सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना ये कहलाता है परिक्रमण। कहलाता है। ठीक, अब हम परिक्रमण के प्रभाव भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने घूर्णन गति के प्रभाव देखे थे, किस पर देखेंगे, हम पृथ्वी पर देखेंगे। जो परिभाषा है वह सामान्य किसी भी खगोलीय पिंड के लिए, लेकिन हम जो प्रभाव किसके पक्ष में देख रहे हैं, पृथ्वी के पक्ष में, पृथ्वी के सापेक्ष दिख रहे हैं। तो इसका प्रभाव पहले तो वर्ष का होना, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, इसलिए जो हमारा एक वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। और दूसरा ऋतु परिवर्तन, जो हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, 4 ऋतु होते हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और एक होता है स्प्रिंग सीजन। ठीक, तो ये जो 4 ऋतुएं होती हैं, जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण। लेकिन परिक्रमण के साथ साथ इसमें एक और जो पहलू है वह काम करता है, उसे हम कहते हैं अक्षीय झुकाव। या हम कह सकते हैं जो ऋतु परिवर्तन है वो अक्षीय झुकाव प्लस परिक्रमण दोनों के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, और एक और हम देखें तो ध्रुवों पर 6 महीने दिन व 6 महीने रात हों। ध्रुवों पर 6 महीने दिन व रात का होना। ठीक है, यह है हमारा परिक्रमण। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड हमारे 2 कॉन्सेप्ट रह गए थे, उनकी भी बात कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं, जैसा कि आपको पता है ये क्या होते हैं, मंगल ग्रह
और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तारों, ग्रह तथा उपग्रहों के अतिरिक्त तारों, ग्रह के अतिरिक्त मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित खगोलीय पिंडों को क्षुद्रग्रह कहते हैं। तो यह है क्षुद्रग्रह की परिभाषा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड किसे कहते हैं? मीटियोरॉइड्स। इसकी परिभाषा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड कहलाते हैं। तो इसमें हम देखें, जैसे ये हमारी अर्थ है, जब ये जो उल्का पिंड है, जब ये आसमान से जब पृथ्वी की ओर आते हैं और जब ये पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ये क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। उल्का कहते हैं। और जब यह पृथ्वी का वायुमंडल, वैसे तो अधिकतर जो उल्का है वह पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल की घनत्व के कारण इनमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण यह उल्का वायुमंडल में ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो यह पृथ्वी तक तो पहुंच ही नहीं पाते। इसका कारण क्या है? वायुमंडल द्वारा घर्षण। लेकिन यदि बहुत कुछ उल्का, बहुत बड़े उल्का होते हैं तो वो क्या होते हैं? वायुमंडल में घर्षण होने के बाद भी बहुत स्पीड से आते हैं और बहुत बड़े होते हैं, तो वह पृथ्वी पर की सतह पर टकरा जाते हैं और पृथ्वी की सतह पर एक गहरा गड्ढा कर देते हैं। इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं? क्रेटर। जैसा कि हमने देखा था जब हम बुध ग्रह के बारे में बता रहे थे, तो उसमें क्या है? वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है? घर्षण नहीं होता है। तो कोई भी जो उल्का है वह सीधे क्या होता है? बुध ग्रह की सतह पर टकराता है और वहाँ पर गड्ढा कर देता है। तो उन गड्ढों को हमने क्या बताया था? क्रेटर कहा था। क्रेटर कहा था। तो और वहाँ का जो सबसे बड़ा क्रेटर था उसे हम क्या कहते हैं? कोरोलस बेसन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो क्रेटर है हमने बात की, ये इस प्रकार से जो क्रेटर। ठीक, तो ये था उल्कापिंड। तो चलिए दोस्तों, आज हमने पृथ्वी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ को हमने प्रारंभ कर दिया, अर्थात हमने पृथ्वी को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अभी तक हम स्पेस की बातें कर रहे थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की बात कर रहे थे, तारों की बात कर रहे थे, तारों के जीवन चक्र की बात की थी हमने बात की थी कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की बात की, उपग्रहों की बात की, क्षुद्र ग्रह की बात की, उल्कापिंड की बात की। ठीक, इन सभी बातों के बाद अब आज के लेक्चर में हमने पृथ्वी को पढ़ना प्रारंभ किया है। तो हमने पृथ्वी के बारे में, उनके आकार के बारे में, जो परिकल्पना जो लोगों की मान्यताएं थी, वैज्ञानिक विचार थे, उनकी बात कर ली है। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति से पड़ने वाले प्रभाव क्या थे, उनकी बात की। और साथ ही हमने बात की परिक्रमण, जो पृथ्वी का परिक्रमण है सूर्य के चारों ओर करते हैं, उससे जो प्रभाव पड़ते हैं उनकी बात की। हमने पृथ्वी की अक्षीय झुकाव देखा, कक्षीय झुकाव देखा, और अक्षीय झुकाव के कारण जो ऋतु परिवर्तन होता है प्लस परिक्रमण के कारण होता है, उसको भी समझा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। अब हम प्रवेश करेंगे अक्षांश और देशांतर की पढ़ने वाले हैं।
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।